नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज का वीडियो नंबर 12 हम लेकर हाजिर हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के 1 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं कि डीसी वोल्टेज के उचित मापन के लिए किस प्रकार का मापक यंत्र वो उचित है। तो डीसी वोल्टेज में मापने के लिए किस प्रकार का यंत्र हमें चाहिए? मूविंग कॉइल टाइप, मूविंग आयरन टाइप और इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप या उपरोक्त सभी। तो बात इसका राइट आंसर होने वाला है मूविंग कॉइल टाइप यंत्र के, इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके उपकरण के बारे में। इसका एक्सप्लेन कि मूविंग कॉइल जो यंत्र है इसका हमें सिद्धांत कई बार पूछा जाता है, इसका सिद्धांत क्या होता है। तो डीसी मोटर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, डीसी मोटर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और मूविंग कॉइल टाइप यंत्र से निम्न मान की, यानी उच्च मान की तो नहीं माप सकते, लेकिन निम्न माप की डीसी है वो, सॉरी डीसी हम निम्न मान की डीसी धारा का मान हम मापते हैं। और अब बात करें मूविंग आयरन टाइप की, यानी एमआई यंत्र किस प्रकार के होते हैं। इससे हम एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई है वो माप सकते हैं। उच्च मान की धारा या वो वोल्टेज इनसे एमआई यंत्रों से माप सकते हैं। और इनका मूविंग कॉइल का पैमाना क्या होता है? अनुपातिक होता है। इसका पैमाना अनुपातिक होता है, अनुपात में होता है इसका पैमाना। और एमआई टाइप का यंत्र का पैमाना है वो क्या होता है? पैमाना इसका अनुपातिक नहीं होता है, यानी अनुपातिक नहीं होता। तो इसका क्या कारण है इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होने का? क्योंकि एमआई यंत्र का जो टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के समानुपात में होता है। इनका जो विक्षेपक बल है वो धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी आई स्क्वायर धारा के वर्ग के समानुपात में होता है। तो धारा का मान बढ़ता है तो इसके वर्ग के अनुपात में इसका पैमाना बढ़ता जाता है और इसका समानुपात में होता है। तो पूरा एक्सप्लेन हम आगे करेंगे इन यंत्रों के बारे में। और इसका राइट आंसर हमने बता दिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। और 3 प्रतिरोधकों को 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई में किस प्रकार जोड़ा जाए कि वह अधिकतम पावर की खपत करे। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 3 प्रतिरोधक हैं और वो सप्लाई में किस प्रकार जोड़ेंगे, अधिकतम पावर 3 फेज के हैं। तो स्टार में, डेल्टा में, सीरीज में या पैरेलल में। तो इसको हमें बताया कि डेल्टा में 3 फेज के जो जोड़ने पर ही इसकी अधिकतम पावर खपत होती है। क्योंकि स्टार में जोड़ेंगे, स्टार में इस प्रकार होता है कनेक्शन, तो हमें एक न्यूट्रल यहाँ से प्राप्त कर एक सिंगल फेज सप्लाई यहाँ से हमें ले सकते हैं। तो ये सिंगल फेज का बन गया, यहाँ पर शक्ति खपत है वो कम होती है। और डेल्टा में हमेशा 3 फेज जो सप्लाई में जोड़ने पर कोई भी उपकरण या प्रतिरोधक यहाँ पर दिया गया तो वो उचित अधिकतम पावर की खपत कब करेगा, यानी स्टार की अपेक्षा डेल्टा में 9 गुना अधिक खपत होती है स्टार की अपेक्षा डेल्टा में। और ऐसा हमसे पूछ ले कि डेल्टा की अपेक्षा स्टार में, तो डेल्टा की अपेक्षा स्टार में इसकी कम खपत होती है। पूरा हमने इसका एक्सप्लेन आगे करेंगे और इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है, यानी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त हमसे पूछी है। तो बात करते हैं इसके ऑप्शन पर कि कॉपर लॉस आयरन लॉस का आधा हो, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो, या कॉपर लॉस 0 हो, या निम्न में से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर आपको पता है कि इसकी दक्षता लगभग कितनी होती है, हमसे कई बार सीधा यही क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। आगे आने वाला भी एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला। ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 100% तो नहीं होती, लेकिन 98 या 99% इसकी दक्षता में बोल सकते हैं। 98-99% की दक्षता होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट तो है नहीं। तो इसमें क्षतियों का मान बहुत ही, हानियों का मान वो कम होता है। और बात करते हैं ऑप्शन पर अधिकतम दक्षता कब होगी इसका, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इसका बराबर हो तो इसकी दक्षता अधिकतम होगी। यानी इसका कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर होना चाहिए आपस में, तो तब इसकी दक्षता अधिकतम होती है। और क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ए नंबर ऑप्शन आपको नहीं दिखाई यहाँ पर दिखाई देगा, ए बढ़ेगी और बी घटेगी, और यह समान रहेगी या परिवर्तित होती रहती है। तो एक अल्टरनेटर की अगर बात करें तो ऐसे एक सूत्र है, हमें याद करते हैं F बराबर P/N/120। ये सूत्र होता है अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार कि फ्रीक्वेंसी और गति में किस प्रकार का संबंध है, समानुपात का संबंध है। तो समानुपात में आपको पता है कि जो समानुपात में जितना ये बढ़ेगी उतना ही यही बढ़ेगी। तो पर बात की है कि स्पीड कितनी स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
यानी स्पीड ये रही n और फ्रीक्वेंसी ये रही, दोनों समानुपात में हैं, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगी। इसका राइट आंसर है वो यही और रहने वाला है साथियों। इसका अल्टरनेटर की फिर स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हरियाणा लाइनमैन की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले क्वेश्चन। पूरा हर चारों ऑप्शन हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 दूसरे ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर कुछ भी आप इन क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर में रोटर स्लिप का मान है वो कितना होता है। सिंक्रोनस मोटर की अगर हम बात करें साथियों, तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है सिंक्रोनस मोटर। तो बहुत ही अच्छी मोटर होती है और नियत गति वाली मोटर होती है, नियत गति होती है। और इसका नियत गति होने के साथ साथ रोटर स्लिप का मान, यानी रोटर स्लिप पहले बात करते हैं। स्लिप कहते हैं किसको है, तो स्लिप हमें किसको कहते हैं, स्लिप यानी ये एक फॉर्मूला है, यानी एन आर यानी सिंक्रोनस गति और रोटर गति का जो अंतर होता है वही होता है अपना स्लिप। यानी एक तो सिंक्रोनस गति होगी जो उसकी मूल गति होती है, और रोटर गति जिस पर आर्मेचर रोटर है वो गति कर है, इनके बीच में जो अंतर होता है उसको स्लिप कहते हैं। जब और हमको पता है कि सिंक्रोनस मोटर एक नियत गति वाली मोटर है, नियत गति वाली, यानी इसमें की गति में कितना भी कोई कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब अधिकतम लोड होगा या कोई दिक्कत आती है, कोई टेक्निकल इश्यू इसमें आता है तो ये बंद हो जाती है, लेकिन गति में अपना कुछ भी फर्क नहीं आता। तो गति जब कुछ फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा तो स्लिप का मान कितना होगा, 0%। इसका राइट आंसर 0% होगा, यानी स्लिप के मान में कोई भी अंतर नहीं रहने वाला। सिंक्रोनस मोटर है वो तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकते हैं, यानी एक तो इंडक्टिव यानी लैगिंग, और एक कैपेसिटिव, और एक पावर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी लीडिंग और लैगिंग और इकाई, यानी लीडिंग लैगिंग और इकाई पावर फैक्टर पर, लीडिंग और लैगिंग और एक हो गया इकाई पावर फैक्टर। तीनों इकाई पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर है वो कार्य कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक हीटर का अगर तार जल गया और जले भाग को हटाकर पुनः हीटर को चला दिया तो उसकी पावर की खपत में वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ साथियों कि जैसे हमारा एक हीटर का कोई तार था, इतनी लंबाई का हीटर का तार था, और इसका इतना भाग जल गया, और इतना भाग जल गया तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया और इतने भाग को वापस है वो इसमें सप्लाई में जोड़ दिया, यानी इसको यहाँ से सीधा यहाँ पर जोड़ दिया, ये भाग हटा दिया। तो ये भाग हटा दिया तो इसकी हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई कम हो गई। यानी इसका पहले तो ये इतना था, यहाँ से लेकर इतना था, और अब इसकी लंबाई कम हो गई। और आपको पता है इसका सीधा सा हम फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं कि जैसे आर प्रतिरोध है वो समानुपात में किसके है, आर समानुपाती एल बटा में ए, यानी प्रतिरोध लंबाई का तो समानुपाती है और एरिया यानी कटाक क्षेत्रफल के विलोमानुपाती है। तो अगर लंबाई कम हो गई, यानी आर, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे तो दोबारा बना देता हूँ मैं, आर समानुपाती एल बटा में ए, यानी प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपात में हो गया और एरिया के विलोमानुपात में। तार जल गया और तार के भाग को हमने हटा दिया तो उस हीटिंग एलिमेंट की लंबाई कितनी होगी, कम हो गई। तो लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी उसका कितना हो गया, कम, और कम हो गया। तो हम बात कर लेते हैं एक और सूत्र की कि हमें जब पी यानी पावर के में बात पूछी, पी बराबर कितना होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। यानी हमें इस फॉर्मूले से अगर देखें तो प्रतिरोध यानी शक्ति और वोल्टेज यहाँ पर समानुपात में है, और प्रतिरोध और शक्ति यहाँ पर विलोमानुपात में है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से कई प्रकार के न्यूमेरिकल है वो लॉजिक तरीके से हल किए जाते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल भी आते हैं उसके साथ में इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रतिरोध कम हुआ था, प्रतिरोध कम हुआ, ये विलोमानुपात में है, तो जैसे प्रतिरोध कम हुआ तो शक्ति कब क्या होगी, बढ़ गई। यानी जो चीज़ विलोमानुपात में आपको जानते होगी, समानुपात और विलोमानुपात का संबंध क्या होता है। ये जी प्रतिरोध कम हुआ तो शक्ति खपत बढ़ गई। तो हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो हीटर का तार जल गया और जले के भाग को हटा दिया, पुनः हीटर को चलाया तो पावर की खपत है वो बढ़ जाएगी उसका, यानी प्रतिरोध इसका कारण कम हो गया, प्रतिरोध कम हुआ तो शक्ति खपत बढ़ गई। इसका राइट आंसर है वो बढ़ गया। अगले क्वेश्चन में बात करें कि दो समान चालकों के कंडक्टर की लंबाई समान है किंतु व्यास दूसरे से 2 गुना है, और यदि मोटे कंडक्टर का प्रतिरोध नहीं 20 ओम है तो दूसरे काम से पूछा कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कर लेते हैं इसको। कि पहले बात करें, दो समान चालक है, कंडक्टर की लंबाई समान है, जिससे दो कोई समान चालक हैं, एक ये चालक है और एक ये चालक है, तो उनकी लंबाई मान लेते हैं कि समान है किंतु व्यास दूसरे से 2 गुना है, यानी 1 नंबर ये हो गया और ये 2 नंबर हो गया। तो इसका व्यास मतलब ये इतना
मोटा है, इसका 2 गुना व्यास है। व्यास आप जानते हो कि ये 2 गुना व्यास का है। और मोटे कंडक्टर का प्रतिरोध 20 ओम है, यानी इसका प्रतिरोध है वो 20 ओम है, ये मोटा हो गया। तो दूसरे काम से पूछा है, सीधे इससे हम बात कर लेते हैं। और जैसे इसका मोटा जो चालक है इसका कितना प्रतिरोध है 20 ओम, तो और इसका कितना हो गया, इसका हमसे पूछा है। तो 20 ओम के बजाय इसका, क्योंकि व्यास है वो इसका आधा ही है, तो व्यास आधा है तो प्रतिरोध इसका कितना हो गया 4 गुना। सीधा से क्वेश्चन है, 4 गुना इसका व्यास हो जाएगा, 4 गुना इसका प्रतिरोध हो जाएगा, सॉरी 4 गुना इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका व्यास क्या है 2 गुना कम है। तो व्यास और इसके प्रतिरोध एरिया, इस प्रकार का पूरा टॉपिक है। इसमें किस प्रकार का समानुपात और विलोमानुपात का संबंध है और यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगता है, जो आपको याद रखना है कि व्यास अगर किसी का दुगुना है तो उसका, अगर मोटे का व्यास दुगुना है तो उसके जो छोटा चालक है उसका प्रतिरोध है वो 4 गुना अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 80 ओम, यानी इसका राइट आंसर होगा 80 ओम। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट और 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई पर समांतर में लगे, तो इन लैंप के द्वारा लिए जाने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, और बी है 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, और डी ऑप्शन है कि 0.125 एम्पियर। तो बात कर लेते हैं समांतर में, यानी समांतर में हमको पता है वोल्ट की ये समान ही रहती है और 4 लैंप है, तो आई बराबर हम क्या, आई बराबर पी बटा वी सूत्र से इस फॉर्मूले को हल करेंगे। पी कितना है 100 वाट, प्रत्येक 4 लैंप है तो 400 वाट हो गया, 4 लैंप हो गया प्रत्येक 100 वाट का, और वोल्टेज कितना हो गया 200 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि 2 से 2 कट गया और 2 एम्पीयर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल है वो कितना होता है। तो 6 माह है, 1 वर्ष, 2 से 5 वर्ष और 5 से 10 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष का राइट आंसर रहने वाला है। लेड एसिड बैटरी जो होती है। और स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्जिंग से पूर्ण चार्जिंग तक धारा का मान है वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, यानी वोल्टेज उसकी स्थिर रखा में उस सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो उस समय चार्जिंग के समय उसकी धारा क्या होगी, धारा बढ़ेगी या घटेगी, धारा बढ़ती है या स्थिर रहती है या जीरो हो जाती है या कम हो जाता है धारा का मान। तो इसमें राइट आंसर हो धारा, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा कम होती है, धारा का मान है वो कम होता जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। कि एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी को चार्ज घोषित करने के लिए क्या देखेंगे, यानी कि किससे पता लगाएंगे कि बैटरी चार्ज है। इसमें से बुलबुले निकल रहे हों, या वोल्टेज मापेंगे, या घनत्व मापेंगे, या सभी। तो इसका राइट आंसर सभी रहने वाला है, यानी इन्हें सभी बिंदुओं के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि बैटरी चार्ज है। यानी जब बैटरी चार्ज होगी तो उसके एसिड यानी तेजाब में से कुछ न कुछ बुलबुले या भाप निकल रही होती है। और वोल्टेज मापेंगे, यानी वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज माप सकते हैं। और पूर्ण चार्ज वोल्टेज कितना होता है पूर्ण चार्ज सेल का 2.2 वोल्ट होता है। और घनत्व में मापें हाइड्रोमीटर के द्वारा हमें इसका घनत्व भी माप कर पता लगा सकते हैं। तो इसके चारों ऑप्शन सही होंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल किस प्रकार है वो जुड़ी होती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल हमसे पूछी गई किस प्रकार जुड़ी होती है, विद्युतिक रूप, चुंबकीय रूप, दोनों प्रकार से या तार के माध्यम से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किसको बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एक 2 कॉइल हो गई और ये कॉइल होगी, तो इन दोनों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जुड़ने वाला, जमीन में धारा प्रवाहित होगी और पास पास रखेंगे तो इनको दोनों में जुड़ने वाला चुंबकीय सूत्र है वो एक, उसकी प्रकृति है वो आपस में जुड़ने वाले स्वभाव की होगी, यानी म्यूचुअल होगी। तो इसका, और ये किस कारण होता है, चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर चुंबकीय रूप से होगा, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल किस रूप से जुड़ी होती है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि विद्युतीय मशीनों में लेमिनेटेड कोर है वो किस हानि को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो मशीनों में हानियाँ पाई जाती है, लोहा हानि होती है। जैसे हम बात करते हैं लोहा हानि, और लोहा हानि के 2 भाग होते हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। तो इनमें से कौन सी हानि है जिसको कम करने के लिए हम लेमिनेटेड या पटलित कोर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो एडी करंट हानि का हम प्रयोग करते हैं। और हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मोटरों में प्रयुक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर वो किस प्रकार के होते हैं। मोटरों में जो कैपेसिटर लगते हैं, सिंगल फेज 3 फेज की मोटरें होती हैं, इनमें जो कैपेसिटर होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं, सिरेमिक प्रकार के होते हैं, या पेपर होते हैं, या कार्बन होते हैं। तो मोटरों में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पेपर प्रकार के होते हैं, यानी पेपर प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट है वो डीसी में काम मिले जाते हैं, डीसी में काम मिले जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के कैपेसिटर यहाँ पर जो मोटरों में होते हैं वो पेपर कैपेसिटर होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि स्लिप्ड फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो जोड़ा जाता है।
स्लिप्ड फेज मोटर में जो हमसे पूछा है कि जो कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो कहाँ पर जोड़ा जाता है। तो स्टार्टिंग सप्लाई के समांतर में या रनिंग के श्रेणी में या स्टार्टिंग के समांतर में ऐसा या इसके स्टार्टिंग के श्रेणी में। तो हम बात कर लेते हैं इसे क्वेश्चन पर कि स्टार्टिंग के श्रेणी में यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। जिसे हम इसकी बात करें तो इस प्रकार होती है। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो जुड़ा जाता है और एक जो वाइंडिंग होती है ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग इसके समांतर में होती है इस प्रकार यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा होता है। पूरा हम डायग्राम इसका बाद में बनाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग के श्रेणी में क्रम में यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो स्लिप्ड फेज मोटरों में एक फेज को दो फेजों में बांटने के लिए इसका काम होता है। यहाँ पर हम जोड़ते हैं। और एक मशीनों के प्रचालन के लिए 5,000 आरपीएम आवश्यक है। आप किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करेंगे, यानी एक कोई मशीन चलानी है हमें 5,000 आरपीएम पर, तो इसके लिए कौन सी मोटर का प्रयोग हमें करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट का या सेडेड पोल का, यूनिवर्सल का उपयोग कोई नहीं। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल मोटर एकमात्र ऐसी मोटर होती है इसकी गति है वो 10,000 आरपीएम तक भी इसकी गति हो सकती है। यूनिवर्सल मोटर की गति बहुत हाई होती है, बहुत उच्च गति होती है। जो हमारे मिक्सर हो गया और ग्राइंडर हो गया इसमें लगती है। तो यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक 3 फेज मोटर चलते समय अत्यधिक गर्म होने का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। यानी 3 फेज की मोटर है और चलते समय गर्म होगी तो निम्न में से एक कारण वो नहीं है और अन्य 3 कारण हो सकते हैं उसके। कौन से हो सकते हैं कि कम वोल्टेज, खराब बीयरिंग, फ्यूज जलना, उच्च वोल्टेज। यानी हमें पता है कि कम वोल्टेज के कारण वो इसका राइट आंसर होगा। कम वोल्टेज के कारण वो मशीन है वो गर्म नहीं होती, लेकिन खराब बीयरिंग के कारण, घर्षण के कारण उसमें ऐसा हो सकता है। फ्यूज जल गया तो फ्यूज जलने के कारण भी इसमें शॉर्ट सर्किट से हो सकता है और हाई वोल्टेज के कारण भी इससे हो सकता है। तो कम वोल्टेज का राइट आंसर होगा, यानी कम वोल्टेज के कारण मशीन है वो गर्म नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एसी का औसत मान है वो कितना होता है, 0, 1.414, 0.707, 0.637। एसी का औसत मान है वो कितना होता है, 0.637 इसका राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि इंडक्टर की डीसी विद्युत सप्लाई देने पर क्या होगा। यानी एक इंडक्टर है, कॉइल है, इसको डीसी सप्लाई हमको नहीं दी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छी तरह से कार्य करेगा या उसकी दक्षता बढ़ जाएगी या वो जल जाएगा या उस पर कोई भी प्रभाव कार्य नहीं करेगा। तो इंडक्टर को हम डीसी सप्लाई जोड़ेंगे तो वह एक जल जाएगा, यानी क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई हमें जैसे इसको में प्रवाहित करेंगे तो वो कॉइल है वो जल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक केबल में 7/20 लिखा है तो इसका मतलब हमसे पूछा गया क्या है। तो आपने पढ़ा होगा एक SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, और ये 0 से 36 तक इसका मान होता है साथियों। तो इसमें एक होता है जैसे अंश और एक होता है हर, अंश और बटा में हर। तो अंश में क्या बताता है, तारों की संख्या बताता है, और हर क्या बताता है, उस SWG का मान बताता है। यानी ये इस फॉर्मूले में 7/20 अगर कोई गेज लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, यानी 7 तो उसमें तार है तांबे के, 7 तार है उसमें और प्रत्येक का SWG मान है वो 20 है। SWG मान है वो प्रत्येक तार का 20 mm होता है। तो ये क्वेश्चन है हो गया। एक केबल पर 7/20 लिखा है जिसका मतलब ये हो गया कि इसमें 7 तो तार हैं और प्रत्येक का मान है वो 20 SWG है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए 20 क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो के साथ बने रहिएगा चैनल के साथ, तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।